गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल। और आज तारीख है 13 अगस्त 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के पूछा जाता है, तो आप एकदम सही जगह पर हो। आज के सेशन की तरफ बढ़ने से पहले लेते हैं कल के सेशन के अभ्यास प्रश्न का आंसर क्या है। तो कल का प्रश्न क्या है पहले तो ये देखते हैं। आप सभी को पता होगा जिन्होंने कल का वीडियो देखा है। कल का प्रश्न था, केंद्रीय संसद ने विवाद से विश्वास विधेयक 2020 पारित किया। विवाद से विश्वास विधेयक क्या है? ऑप्शन थे आपके, सड़क विवाद से संबंधित है, ऑप्शन बी नहर विवाद, और ऑप्शन सी था कर विवाद से संबंधित है, और ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कर विवाद। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा राइट आंसर, कर विवाद। कर विवाद से संबंधित है। दोस्तों, सरकार ने एक विधेयक पास किया। इसमें क्या था कि जो टैक्स के मामले बचे हुए हैं देश में, उनको जल्द से जल्द निपटारा करना। यानी अगर मैं बात करूं तो देश में कुल 9.32 लाख करोड़ रुपए के पेंडिंग मामले पड़े हुए हैं। और जो कुल इतना रुपया है, और जो कुल केस है उनकी संख्या है 4.83 लाख केस पेंडिंग है कर से संबंधित। तो इन केसों को जल्दी से जल्दी, इन मामलों को जल्दी से जल्दी खत्म करना ही सरकार का लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आज के सेशन के पहले प्रश्न की तरफ। और क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है, किस रेसर ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक प्रश्न कराया था, ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती है। वहाँ आंसर था लुइस हैमिल्टन ने, है ना। अब ये देखिए, ये 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस। तो दोस्तों, यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मैक्स वेरेस्टेपेन ने जीती है 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों, वर्ष 2000 के बाद सिल्वर स्टोन पर रेड बुल के रेसर मैक्स वेरेस्टेपेन ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस का खिताब अपने नाम दर्ज कर लिया है। ठीक है, 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस में मर्सिडीज रेसर जो पहली बार विनर रहे थे, लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे। साथ ही मर्सिडीज के अन्य रेसर बाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान लाने में कामयाब रहे। ठीक है दोस्तों, 2000, एक और बात याद रखनी है आपको कि इन्होंने ये रेस 2012 में जीती थी, उसके बाद अब जीती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, किसे अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? और आपका यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रेंद्र टंडन। रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान देश में भारत के जो अगले राजदूत होंगे वो रुद्रेंद्र टंडन होंगे। वर्तमान में ये जो है वो सेवा अधिकारी के रूप में, विदेश सेवा अधिकारी के रूप में जकार्ता के आसियान में भारतीय दूतावास में सेवारत हैं। यानी ये भारतीय दूतावास में सेवारत हैं वर्तमान में। कहाँ? जकार्ता में। ठीक है, और जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो हम कह सकते हैं कि ये अभी वर्तमान में कहाँ है? इंडोनेशिया में भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, वह अफगानिस्तान देश में भारत के वर्तमान जो राजदूत हैं विनय कुमार, उनकी जगह लेंगे। आप सब जानते हो अफगानिस्तान की जो मुद्रा है, अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो है अफगान, और अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, और अफगानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खेल जगत से आ रहा है। किस भारतीय को आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरों के पैनल में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका KN अनंथा पद्मनाभन। इनको किया गया है आईसीसी के एम्पायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं।
दोस्तों नितिन मेनन के बाद आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरों के पैनल में भारतीय एम्पायर के एन अनंता पद्मनाभन को शामिल किया गया है। के एन अनंता पद्मनाभन पिछले वर्ष बंगाल और सौराष्ट्र के बीच जो मैच खेला गया था, आपको मैंने क्वेश्चन कराया था बंगाल और सौराष्ट्र में, जिसमें सौराष्ट्र ने जीत दर्ज की थी, यानी ये दिसंबर 2019 में मैच खेला गया था। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में भी वह शामिल थे। वह जूनियर विश्व कप में एम्पायरिंग और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी हिस्सा लेंगे। अनंता पद्मनाभन के केरल के लिए फर्स्ट क्लास में 105 मैच खेले हैं और 54 लिस्ट ए गेम्स खेले हैं, जिसमें इन्होंने 344 और 87 विकेट लिए हैं। ठीक है दोस्तों, एक बॉलर थे ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, मनुतोम्बी सिंह का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉलर थे एक प्रसिद्ध। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों भारत के पूर्व फुटबॉलर डिफेंडर खिलाड़ी मनुतोम्बी सिंह का निधन हुआ है। वर्ष 2010 में उन्होंने दिल्ली सुपर एसोसिएशन लीग का खिताब जीता था। मनुतोम्बी वर्ष 2002 में वियतनाम में आयोजित कप खेला और साथ ही में 2002 में बुसान एशियाई खेलों में भारतीय टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरे। वह मोहन बागान के लिए खेले और हिंदुस्तान FC टीम का अभिन्न हिस्सा भी रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? तो आपका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने किया है इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों हुआ क्या है कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर, अब आप मुझे को यहाँ एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो विश्व आदिवासी दिवस है वो कब मनाया जाता है। आपको अभी हाल ही में मनाया गया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर, ध्यान से कमेंट करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। हाँ जी, चलिए। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत 10,000 गाँव में युवाओं के समूह बनाकर वन आधारित गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इससे वनवासियों के स्वरोजगार और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। इंदिरा वन मितान योजना का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित क्षेत्रों में 19 लाख परिवारों को जोड़ना और वन क्षेत्र के प्रबंधन के लिए उन्हें सशक्त बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किसने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किया? दोस्तों राइट आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर ने किया सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ। क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर। दोस्तों याद रखना है आपको, 12 अगस्त को है विश्व हाथी दिवस के अवसर पर हाथी संरक्षण और जंगली बंदी हाथियों के बेहतर संरक्षण के लिए ज्ञान साझा करने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। साथ ही यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है, हाथी जो जंगली हाथी हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह पोर्टल लॉन्च किया गया। आप ऐसे सकते हो कि मानव के द्वारा हाथियों की, जो आप जानते हो कि अगर आप देखोगे तो केरल और मणिपुर और ये जो म्यांमार साइड का जो पूर्वी हमारा बॉर्डर है, मणिपुर, इम्फाल और ये नागालैंड वाला जो बॉर्डर है, यहाँ से क्या है कि लगातार हाथी दांत की तस्करी होती है, हाथी के अंगों की, तो उस सबको रोकने के लिए पोर्टल जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है किस देश में स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है?
आपका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में स्थित है ये ज्वालामुखी। क्या है पूरी खबर, आइए एकदम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों हुआ क्या है, इंडोनेशिया देश में स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसके कारण आकाश में 50,000 मीटर यानी लगभग 16,000 फीट तक धुआं फैल गया है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर यह ज्वालामुखी स्थित है। इंडोनेशिया में एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप, उस पर यह ज्वालामुखी स्थित है। यह ज्वालामुखी 2010 से पहले निष्क्रिय था। 2010 से पहले यह ज्वालामुखी निष्क्रिय था, लेकिन 2014 में इस ज्वालामुखी में विस्फोट होने के कारण 16 लोगों की मौत हुई। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के 120 सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। यानी इंडोनेशिया में 120 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उनमें से सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है ये। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा हुआ था जब यह ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, तो दूर दूर तक धुआं आकाश में छा गया। घने बादल से धुआं के जैसे बादल बनते हैं ना, इस तरह से बादल बने, और उसके बाद फिर यहाँ से जो लावा है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, बहने लगता है एक तरह से। ठीक है दोस्तों, ये रेड कलर का होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और इसका टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है दोस्तों, जो लावा बाहर निकलता है उसका टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जब अंदर होता है ये, यानी ये जब हम कहें दुर्वलता मंडल में जो मैग्मा होता है उसका टेम्परेचर लगभग 1900 डिग्री से टेम्परेचर होता है। पूरा मैग्मा कैसे लावा के रूप में बाहर निकलता है, वो सारी चीज़ें आपको हम किसी दिन डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, और यह अरब सागर में स्थित है, और यह दुनिया का चौथी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान इस्लाम यही है। जो मोमडन है मुस्लिम्स लोग हैं वो सबसे ज़्यादा यही है। इंडोनेशिया से बिल्कुल बीचों बीच से होके जाती है कर्क रेखा, और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और दोस्तों यहाँ का जो करेंसी है वो है इंडोनेशियाई रुपया, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जोको विडोडो। जोको विडोडो नाम है यहाँ के राष्ट्रपति का। और यहाँ पे जो विस्फोट हुआ सुमात्रा नामक द्वीप पर, वो सोमवार को हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना बनाई है? आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी भारत सरकार अंडमान और निकोबार पर, और यहाँ एक पोर्ट यानी बंदरगाह का निर्माण करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है? और दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने स्वदेशी बीज गेंद को विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, ये बीज क्या है? ये दोस्तों जो बीज है ये जब पेड़ बन जाएगा तो ये कोरोना जो महामारी है उससे सुरक्षा देगा हमें। उसके लिए बहुत ही एक कह सकते हैं मेडिसिन बनाने में कामयाब होगा ये। और अच्छी बात है कि इसे बोने का भी झंझट नहीं है कि आप इसे बोने के बाद ऐसे जोतो और पानी डालो और गमला बनाओ, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। बस आप इसे ज़मीन में फेंक दो तो ये अपने आप ही बारिश के मौसम में उगने लगेगा, अपने आप ही उग जाएगा, कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें खाद बीज पानी ये खाद और ये पानी भी बहुत कम मात्रा में डालने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो नाम है वो है BEEG, जो इसका वैज्ञानिक नाम है BEEG नाम है इसका गेंद बीज का। यानी फुल फॉर्म की बात करूं तो मैं बायो कंपोज्ड, ध्यान से सुनिए, बायो कंपोज्ड समृद्ध इको फ्रेंडली ग्लोबुले इसका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के
10वें और आखिरी प्रश्न की तरफ। आज का 10वां प्रश्न है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य एवं शिक्षा शीर्षक वाले वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों एक वेबिनार हुआ था, और जिस वेबिनार था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य एवं शिक्षा, यह वेबिनार हुआ था दिल्ली में, यह वेबिनार किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के प्रमुख प्रश्न। चलिए अब बढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण बुक्स की तरफ, और महत्वपूर्ण किताबों में है, पहली किताब है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, जो लिखी गई है सुशील कुमार के द्वारा, और दूसरी किताब है कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो लिखी गई है रंजन गोगोई के द्वारा। रंजन गोगोई कौन थे, आप सब जानते हो, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं रंजन गोगोई। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ, और आज का अभ्यास प्रश्न है, शिव समर्थन स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया है। हल्दिया बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, या इनमें से कोई नहीं। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। अब मिलते हैं कल के सेशन में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।